हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी थेरेपी से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड थ्योरी को ऑलरेडी मैं अपने वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल ऑल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मैं रेगुलरली वैकेंसीज के लिए अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स हु इज अबाउट टू बिगिन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक नर्स है जो क्या स्टार्ट करने वाली है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, नो दैट ब्लड सेल स्टार्ट्स टू डिटोरिएट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसे ये पता है कि ब्लड सेल जो है एक पीरियड के बाद में क्या होता है, डिटोरिएट मतलब कम होने लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इम्पोर्टेंट to check regarding the age of blood cells before the transfusion is begin। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सी आइटम है वो इम्पोर्टेंट है चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए? रिगार्डिंग द एज ऑफ द ब्लड सेल, ब्लड सेल की एज को चेक करने के लिए कौन से फैक्टर को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एक्सपायरेशन डेट, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ क्लोट्स, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप एंड टाइप, ऑप्शन डी ब्लड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। हमेशा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले एक्सपायरेशन डेट को चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज डिसकंटिन्यूड अ यूनिट ऑफ ब्लड दैट वाज इन्फ्यूजिंग इनटू अ क्लाइंट। ठीक है, नर्स ने क्या करा है, एक ब्लड का यूनिट जो है उसको डिसकंटिन्यू करा है। क्यों करा है? बिकॉज द क्लाइंट एक्सपीरियंस्ड अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि क्लाइंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। After the documenting the incident appropriately, the nurse sent the blood bag and tubing to which of the following डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या है कि इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करने के बाद में नर्स ने क्या करा है, ब्लड बैग और जो ट्यूबिंग है उसको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वो सेंड करेंगे। ऑप्शन दे रखा है, ए ब्लड बैंक, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल सर्विस, ऑप्शन डी इन्फेक्शन कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ठीक है, कि जब भी किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो इमीडिएटली जो होता है उसको डिसकंटिन्यू करके जो बैग है और ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग के साथ में उसको ब्लड बैंक के अंदर भेज दिया जाता है। और ब्लड बैंक क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा इसके अंदर ऐसा क्या अबनॉर्मल हुआ कि उस वजह से पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, या फिर इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिससे पेशेंट क्या है एलर्जी के और उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। Next question. An IV ringer lactate solution is prescribed for the post-operative client. The nursing instructor asked the nursing student who is caring for the client about the tonicity of the prescribed IV solution। ठीक है, तो अब जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या करा है, नर्सिंग स्टूडेंट को पूछा है किसके बारे में, अबाउट द टोनिसिटी। ठीक है, टोनिसिटी के बारे में पूछा है और किसके लिए, प्रिस्क्राइब्ड आईवी सॉल्यूशन मतलब रिंगर के बारे में। द नर्सिंग स्टूडेंट रेस्पॉन्ड करेक्टली बाय स्टेटिंग दैट दिस सॉल्यूशन इज। ठीक है, अब नर्सिंग स्टूडेंट क्या बोलेगा कि ये सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन दे रखा है, ए आइसोटोनिक, ऑप्शन बी नॉर्मोटोनिक, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक, ऑप्शन डी हाइपरटोनिक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कि आरएल जो होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिंगर लैक्टेट जो है आरएल उसको डिस्क्राइब करते हैं। रिंगर लैक्टेट जो है उसको डिस्कवर करा था रिंगर ने। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पे ही इस सॉल्यूशन को नाम दे दिया था रिंगर लैक्टेट। ठीक है, बट लैक्टेट जो था उस टाइम पे ऐड नहीं करा गया था, जो लैक्टेट है उसको बाद में ऐड करा गया था। ठीक है, और लैक्टेट को ऐड किसने करा था, हार्टमैन ने करा था। ठीक है, हार्टमैन ने क्या करा था, रिंगर के साथ में लैक्टेट को ऐड कर दिया था। ठीक है, और हार्टमैन ने ही इसीलिए इसको नाम दिया था आरएल मतलब रिंगर लैक्टेट। ठीक है, और आरएल को इसीलिए हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोला जाता है।
अब देखिए, अगर आरएल की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन कैसा होता है, आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक का मतलब ऐसा है कि ईसीएफ जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दोनों की कंसंट्रेशन इस टाइम पे क्या हो जाएगी, सेम होगी। और जब कंसंट्रेशन सेम होगी तो सेल की साइज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करें रिंगर लैक्टेट के कंपोजिशन की, कि आरएल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक होता है NaCl, ठीक है, सेकेंड इसके अंदर होता है पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, और इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड होगा। और आरएल के अंदर और क्या क्या होता है, सोडियम लैक्टेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सोडियम लैक्टेट। अगर हम बात करें आरएल की ऑस्मोलैरिटी की बात करें, अगर आरएल के ऑस्मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 273 मिलीमोल पर लीटर, 273 मिलीमोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट है बर्न का, ठीक है, कोई बर्न का पेशेंट है तो उसके अंदर फर्स्ट चॉइस जो होती है वो हमेशा आरएल को दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारे कंपोजिशन एक साथ होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि कौन कौन से केसेस के अंदर आरएल जो है उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका मेनली एक ही होता है, वो होता है रीनल फेलियर के अंदर, या रीनल पेशेंट्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सीकेडी है कुछ भी है, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि रीनल पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी हाइपर कैलेमिया की कंडीशन होती है। हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है, और इसीलिए रीनल क्या कहते हैं, आरएल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी ऑलरेडी केसीएल प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएल के बारे में मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज एन एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस आफ्टर कोलोन सर्जरी एंड रिसीव्ड पेन मेडिकेशन through the catheter with a patient control epidural analgesia device, ठीक है, एक पेशेंट है, उसकी कोलोन सर्जरी हुई है और उसके बाद में उसको क्या दिया गया, पेन मेडिकेशन, और कैसे दिया गया, जो एपिड्यूरल कैथेटर है ना उसी से। ड्यूरिंग द नाइट क्लाइंट कॉल्स द नर्स एंड से, नाइट टाइम में क्लाइंट ने क्या करा, नर्स को बुलाया और क्या बोला है, आई हैव अ टेरिबल हेडेक एंड जस्ट स्टार्टेड नाउ, उसने क्या बोला है कि उसे क्या हो रहा है, उसे हो रहा है हेडेक और वो अभी स्टार्ट हुआ है। द नर्स चेक द एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्शन साइट, नर्स ने क्या करा, साइट को चेक करा, एंड नोट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर ड्रेनेज लीकिंग फ्रॉम द बैंडेज, ठीक है, वहां से उसे क्या दिख रहा है, क्लियर ड्रेनेज दिख रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन द नर्स, ठीक है, सबसे पहले इसमें फर्स्ट एक्शन क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है, ए चेंज इन द ड्रेसिंग बैंडेज, ऑप्शन बी स्टॉप द इन्फ्यूशन, ऑप्शन सी रिमूव द एपिड्यूरल कैथेटर, ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है, कि सबसे पहले जैसे ही ये पता पड़ेगा कि पेशेंट के क्लियर ड्रेनेज का लीक हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपने इन्फ्यूशन को स्टॉप कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि अगर जो ड्रेनेज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो एपिड्यूरल कैथेटर है वो हो सकता है अपनी साइड से माइग्रेट हो गया हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फ्यूशन को स्टॉप करके और फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे, ठीक है, फिजिशियन को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, मतलब पहले स्टॉप करना है, फिजिशियन तो सेकंड आएगा, ठीक है। तीसरी चीज है कि रिमूव द एपिड्यूरल कैथेटर, एपिड्यूरल कैथेटर जो है उसको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और लास्ट है चेंज द ड्रेसिंग बैंडेज, अगर बैंडेज को आप चेंज कर लोगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा पेशेंट को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है हमें एलिमिनेशन मेथड जो है उसका यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को फाइंड आउट करना है।
Next question. When administering a subcutaneous injection of heparin sodium, the nurse should, ठीक है, subcutaneous injection दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, heparin का, तो उस टाइम पे नर्स को क्या करना है? ऑप्शन बी, यूज अ 21 to 23 gauge 1 inch needle. Option B, aspirate before injection of the medication. Option C, apply heat after the injection. Option D, use a 25 to 26 gauge और 5/8 इंच नीडल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कि हिपेरिन सोडियम जो है उसको हमेशा कैसे दिया जाता है? मोस्टली सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ठीक है। और सबक्यूटेनियस के लिए कौन सी साइज की या गॉस की नीडल को यूज किया जाता है? 25 से 26 गॉस की नीडल का यूज किया जाता है। और 5/8 इंच नीडल क्यों यूज करते हैं? ये तो हमें गॉज हो गया, और ये 5/8 इंच नीडल क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, सबक्यूटेनियस के लिए 3/8 टू 5/8 की नीडल्स जो होती है उनका यूज किया जाता है। ये लेंथ की बात हो रही है, नीडल की लेंथ की। ये इसलिए होता है ताकि जो टिश्यू का ट्रोमा है ना, उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। क्योंकि हमें कैसा देना है? सबक्यूटेनियसली देना है, टिश्यू ट्रोमा को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर हम 1 इंच की नीडल यूज करते हैं ना, तो वो सबक्यूटेनियस नहीं जाके कैसा जाएगा? मस्कुलर जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे इस चीज को। Next question. The nurse is preparing to insert an IV angiocatheter into a client's inner forearm. ठीक है, एंजियो कैथेटर डाल रहे किसके अंदर? क्लाइंट की इनर फोरआर्म में। बिफोर कैनुलेटिंग द वेन, द नर्स क्लीन्स द एंट्री साइट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस, ठीक है, कि साइट को कैसे आप, एंट्री साइट को कैसे क्लीन करेंगे। ऑप्शन दे रखा है ए, स्क्रबिंग फ्रॉम रिस्ट टुवर्ड्स द एल्बो। ऑप्शन बी, स्क्रबिंग फ्रॉम एल्बो टुवर्ड्स द रिस्ट, एल्बो से रिस्ट की तरफ आना है। ऑप्शन सी, यूजिंग अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, मतलब सेंटर से स्टार्ट करते हुए बाहर की तरफ। ऑप्शन डी दे रखा है, यूजिंग अ सर्कुलर मोशन इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इनवर्ड आते आते हुए सेंटर में आना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। हमेशा जो होता है साइट की जो क्लीनिंग होती है वो कैसे करी जाती है? सर्कुलर मोशन में, सेंटर से स्टार्ट करते हुए आउटवर्ड की तरफ, इस तरह से क्लीन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेडली एज इट इज पूछा हुआ है, तो इसे ध्यान रखना। Next question. A nursing student is assigned to administer an iron injection to a client. ठीक है, क्लाइंट को क्या दिया जा रहा है? आयरन इंजेक्शन। The co-assigned nurse asks the student about the technique for administration of medication. ठीक है, जो उसके साथ में नर्स है co-assigned, वो क्या पूछ रहे हैं उसे? टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, की आयरन की एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक। The student indicate understanding of administration procedure by identify the correct injection site and method as, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है वो क्या चीज बोलेगा जो इंडिकेट करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग को। तो ऑप्शन दे रखा है ए, एंटेरोलेटरल थाई यूजिंग एन एयरलॉक मेथड। ऑप्शन बी, gluteal muscles using the Z-track technique. Option C, subcutaneous tissue of abdomen using 1 inch needle. ऑप्शन डी, डेल्टोइड मसल यूजिंग 1 इंच नीडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, कि हमेशा जो होता है आयरन का इंजेक्शन ग्लूटियल मसल्स में जेड ट्रैक टेक्निक का यूज करके दिया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम थोड़ा बहुत आयरन के बारे में स्टडी करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ना कि आयरन को जेड ट्रैक टेक्निक से यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आयरन एक्चुअली क्या होता है कि आयरन जो होता है वो फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म के अंदर चेंज होती है, ठीक है, फेरिक से चेंज होती है वो फेरस की फॉर्म में, ठीक है। और ये फेरस जो होता है वो कैसे चेंज होता है? उसके चेंज होने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन सी और HCl की प्रेजेंस के अंदर फेरिक से फेरस में चेंज होता है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि जो फेरस की फॉर्म होती है वो क्या होती है? इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है बॉडी को,
ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है कि फेरस जो है, जो हम फेरस की बात करें इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है, बट ये स्टोर्ड कहाँ होता है, ड्यूओडेनम के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। ड्यूओडेनम के अंदर क्या होगा, स्टोर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आने के चांसेस है इसके बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि फेरिक फॉर्म जो है वो फेरस में चेंज होती है विटामिन सी और HCl की प्रेजेंस में, बट जो टी है, चाय है, कॉफी है, या किसी भी तरह का कोई कैफीन है, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब क्या करते हैं, जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। और किसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट चीज है कि इसीलिए हमेशा पता है क्या किया जाता है कि जब आयरन को प्रोवाइड करा जाता है ना किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसके साथ में उसे ऑरेंज जूस के साथ में लेने को बोला जाता है। ऑरेंज जूस क्या होता है, ऑरेंज जूस के अंदर विटामिन सी होता है और वो क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है कि जो बेस्ट और इफेक्टिव रूट होता है आयरन का, क्या है, बेस्ट एंड इफेक्टिव रूट, वो कौन सा होता है, वो होता है ओरल। ठीक है, बट ओरल रूट का क्या होता है कि ओरल रूट में साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है ओरल रूट का क्या है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पेशेंट को होगा वॉमिटिंग, नेक्स्ट है एपिगेस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, देन पेशेंट में माउथ में मेटेलिक टेस्ट, ठीक है, उसके माउथ में कैसा होगा, मेटेलिक टेस्ट होगा। ठीक है, बट अगर किसी पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, अगर किसी को क्या है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको पेशेंट को क्या करा जाता है, पेरेंट्रल आयरन दिया जाता है, पेरेंट्रल रूट से आयरन को प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, और पेरेंट्रल रूट क्या है, या तो IM या फिर IV, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। और वो IM अगर हम दे रहे हैं तो वो कैसे देते हैं, हम Z टेक्निक से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि Z टेक्निक जो है उसका यूज क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या है कि उसे Z टेक्निक से दिया जा रहा है। एक्चुअली आयरन जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक तो क्या होता है कि Z टेक्निक यूज करने पे वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, कि ड्रग जो है वो वापस पीछे की तरफ नहीं आएगी, डीप एब्जॉर्प्शन होगा मसल्स के अंदर। ठीक है, डीप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा मसल्स के अंदर। और थर्ड चीज इसके अंदर क्या होगी कि वो पिगमेंटेशन जो है, कि जब हम IM प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए Z टेक्निक का यूज किया जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एम्स का या ऐसा कोई भी नर्सिंग का एग्जाम नहीं हुआ है जिसके अंदर Z टेक्निक से रिलेटेड या आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं पूछा गया, इसे ध्यान रखना। Next question. Which of the following fluid would be appropriate for a client who may be experiencing excess fluid volume secondary to the congestive heart failure? ठीक है, कि किसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसके अंदर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है, तो उसके अंदर फ्लूइड कौन सा प्रोवाइड करा जाएगा। ऑप्शन दे रखा है A 0.9% नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन B 0.45% नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन C लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, ऑप्शन D 5% डेक्सट्रोजिन, 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन D, कि हमेशा फ्लूइड एक्सेस वॉल्यूम के अंदर 5% डेक्सट्रोजिन, 0.9% नॉर्मल सलाइन प्रोवाइड करा जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट करवाता है। ठीक है, और मूवमेंट कैसे करवाता है, फ्रॉम
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, कि मान लीजिए ये सेल है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या करवाता है, ये ECF है, वो क्या करवाता है, ECF को ICF के अंदर डाल देता है, ठीक है। और जब सेल की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इस फ्लूइड को जो किडनी है वो क्या कर पाएगी, इजीली एक्सक्रीट कर पाएगी, किडनी क्या कर लेगा, इजीली एक्सक्रीट कर लेगा। इसीलिए जो चॉइस होता है फ्लूइड का वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन से केस के अंदर, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैनिटोल जो होता है, मैनिटोल भी एक तरह का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसको ध्यान ऐसे रखना, मैनिटोल 20, ठीक है, मतलब 20% क्या है इसकी कंसंट्रेशन है। ये भी कैसा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जो डायूरेसिस करवाता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक करवाता है, ठीक है। Next question. A client brought to the emergency department having experienced blood loss. ठीक है, एक client आया है emergency department में जिसको क्या हुआ है, blood loss हुआ है related to an arterial laceration. Fresh frozen plasma is prescribed and transfused to replace the fluid and blood loss. ठीक है, उसको क्या है, FFP fresh frozen plasma क्या करा गया, prescribe करा गया और transfuse किया गया। The nurse understand that the rationale for transfusing FFP in the client is, ठीक है, नर्स क्या समझने की कोशिश कर रही है कि FFP को क्यों ट्रांसफ्यूज किया गया है, उसका रेशनल क्या है। ऑप्शन दे रखा है, ए टू ट्रीट द लॉस ऑफ प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी टू promote a rapid volume expansion, option C that the transfusion must be done slowly, option D that will increase the hemoglobin and hematocrit value। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, कि FFP जो होता है वो क्या करता है, रैपिड वॉल्यूम का एक्सपांशन करता है। इसीलिए कभी भी किसी को सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो FFP फर्स्ट चॉइस रहती है। एक्चुअली जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है ना, उसके अंदर मैक्सिमम क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या होता है, उसे रैपिडली इन्फ्यूज किया जाता है। Next question. 1 unit of packed RBC has been ordered for a client with severe anemia. The client has received multiple transfusion in the past and it is documented that the client has experienced urticaria type reaction from the transfusion. ठीक है, एक पेशेंट है जिसको 1 यूनिट RBC क्या करा गया है, ऑर्डर करा गया है, और जब उसने क्या ले रखा है, पास्ट के अंदर मल्टीपल ट्रांसफ्यूशन ले रखे हैं, तो उसमें पेशेंट को ऑलरेडी यूर्टिकेरिया टाइप रिएक्शन हो रखी है। The nurse anticipate that which of the following medication will be prescribed before administration of RBC to prevent this type of reaction। ठीक है, तो नर्स क्या देखना चाह रही है कि इसमें से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको प्रोवाइड करा जाएगा इस ट्रांसफ्यूशन से पहले, ताकि इस टाइप की रिएक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। ऑप्शन दे रखा है, ए डाइफिनाइल हाइड्रामीन, ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी ल्यूब्यूप्रोफेन, ऑप्शन डी एसिटामिनोफेन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए डाइफिनाइल हाइड्रामीन या बेनाड्रिल जो होता है उसको एडमिनिस्टर करा जाता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं यूटिक एरिया की, ठीक है, कि यूटिक एरिया जो है वो कैसे किसी पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई होगा। एक्चुअली ट्रांसफ्यूशन के बाद में पेशेंट को इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इचिंग या हम बोल सकते हैं प्रूराइटिस, ये प्रूराइटिस, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर यूटिकेरिया ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है उसको प्री मेडिकेशन की तरह दिया जाता है, और एंटी हिस्टामिन के अंदर कौन सा आता है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन आता है। Next question. A client has prescription to receive a unit of packed RBC. The nurse should obtain which of the following IV solution from the IV storage area to hang with the blood product at the client's bedside। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको पैक्ड RBC प्रिस्क्राइब करा गया है, तो नर्स इसमें से कौन से सॉल्यूशन को पेशेंट के बेड साइड पर रखेगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, ए लैक्टेट रिंगर,
ऑप्शन बी 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी 5% डेक्सट्रोज इन 0.5% सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी कि 0.9% नॉर्मल क्लोराइड जो है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, ठीक है, उसको हैंग किया जाता है पेशेंट की बेड साइड पे। क्यों करा जाता है? क्योंकि अगर किसी भी तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पेशेंट को होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली उसे वो आईवी फ्लूइड रश कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करा जाता है कि नॉर्मल सलाइन ही यूज करा जाता है? एक्चुअली नॉर्मल सलाइन एक तरह का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, मीन्स उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम होता है ब्लड की कंसंट्रेशन से। तो उस टाइम पे किसी भी तरह का अगर ब्लड प्रोडक्ट का इन्फ्यूजन हो रहा है तो उससे पहले मतलब प्रिसीड या उसके बाद में हमेशा क्या होता है, इसी आइसोटोनिक फ्लूइड को ही प्रोवाइड करा जाता है। अगर डेक्सट्रोज प्रोवाइड करा जाता है, मान लीजिए कि नॉर्मल सलाइन नहीं देकर डेक्सट्रोज दिया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जो ब्लड है उसको क्लम्प कर सकता है या फिर हम बोल सकते हैं क्लोटिंग कर सकता है, इसीलिए डेक्सट्रोज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन टेल्स अ क्लाइंट दैट द क्लाइंट नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड दैट अ ब्लड सैंपल मस्ट बी ड्रॉन फर्स्ट फॉर ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ठीक है, फिजिशियन ने क्लाइंट को बोला है कि उसे क्या है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और उस करने से पहले उसे क्या करना है, उसका ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग को चेक करना पड़ेगा। तो जब नेक्स्ट है, आफ्टर द फिजिशियन लीव्स द क्लाइंट आस्क द नर्स। ठीक है, जब फिजिशियन चले जाते हैं उसके बाद में क्लाइंट जो है वो नर्स को क्या पूछते हैं, व्हाट एग्जैक्टली अ ब्लड टाइप एनीवे। ठीक है, कि एग्जैक्टली ब्लड टाइप होता क्या है। द नर्स बेस हर रेस्पॉन्स on understanding that blood type represent which of the following। ठीक है, अब नर्स इसमें से क्या बोलेगी, an antigen found on the surface of RBC, option B an antibody found on the surface of RBC, option C an antigen that normally circulate in the blood plasma, ऑप्शन डी एन एंटीबॉडी दैट नॉर्मली सर्कुलेट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, कि ब्लड टाइपिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, एक एंटीजन देखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। अगर हम बात करें मेजर ब्लड टाइप की, ठीक है, तो मेजर ब्लड टाइप कौन कौन से होते हैं? मेजर ब्लड टाइप होते हैं ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ, ये क्या होते हैं, मेजर ब्लड टाइप होते हैं। अगर किसी पेशेंट को जो है ब्लड टाइप के बिना या उसके अगेंस्ट में या कोई और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, कि अगर किसी और ब्लड टाइप का उसको ट्रांसफ्यूज किया जाए तो उसकी वजह से उसे सीवियर एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है और जो सबसे ज्यादा सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमेशा ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग को किया जाता है। Next question. Packed RBC have been prescribed for a client with low hemoglobin and hematocrit value. ठीक है, the nurse takes the client temperature before hanging the blood transfusion and record 100.6 degree Fahrenheit orally. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, कि ट्रांसफ्यूजन से पहले जब उसका पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उसका टेम्परेचर होता है 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें से कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन दे रखा है ए, बिगिन द ट्रांसफ्यूजन एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन बी, डिले हैंगिंग ऑफ ब्लड एंड नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी, administer an antihistamine and begin transfusion, option D, administer 2 tablets of acetaminophen and begin the transfusion। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिले द हैंगिंग ऑफ ब्लड एंड नोटिफाई द फिजिशियन।
ठीक है, कि डिले कर देना है ब्लड के हैंग को और फिजिशियन को नोटिफाई करना है। ऐसा क्यों करना है कि अगर किसी क्लाइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है तो उस टाइम पे ब्लड को नहीं ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो है हीमोलाइसिस की कंडीशन को अराइज कर सकता है। ठीक है, तो हीमोलाइसिस को अराइज कर सकता है, इसीलिए नहीं दिया जाता है। Next question. The nurse has received a prescription to transfuse a client with a unit of packed RBC. ठीक है, कि नर्स को प्रिस्क्रिप्शन मिला है आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। Before explaining the procedure to the client, the nurse ask which initial question. ठीक है, कि प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने से पहले नर्स जो है क्लाइंट को कौन से क्वेश्चन को पूछेगी। ऑप्शन है ए, हैव यू एवर हैड ट्रांसफ्यूजन बिफोर, क्या आपका कभी ट्रांसफ्यूजन इससे पहले हुआ है। ऑप्शन बी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, कि आपको क्यों लगता है कि आपको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। ऑप्शन सी, हैव यू एवर गॉन इनटू शॉक फॉर एनी रीजन इन द पास्ट, कि आपको पास्ट में कभी किसी तरह से शॉक हुआ है। ऑप्शन डी, डू यू नो द कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन, कि क्या आपको ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन और कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, कि नर्स हमेशा सबसे पहले क्या पूछेंगे, हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर, ठीक है, कि क्या पेशेंट को पहले से कभी ट्रांसफ्यूजन हुआ है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो पेशेंट की नॉलेज है प्रोसीजर को लेके हम उसको पता कर सके, प्लस हमें ये भी पता चल जाए कि उससे उससे कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी क्या रहता है कि हम उसे ये क्वेश्चन पूछें। Next question. A nurse discovered that an infusion of peripheral parenteral nutrition is empty. ठीक है, कि PPN जो है वो क्या हो गया, empty हो गया है, and a replacement bag is not yet ready, और उसका जो replacement bag है वो अभी तक ready नहीं है। What should the nurse do next while waiting for PPN bag? ठीक है, तो क्या करना चाहिए वो जब PPN bag का वेट कर रहे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए, convert the IV infusion into saline shock. Option B, hang an IV infusion of 10% dextrose in water. Option C, hang on IV infusion of 20% dextrose in water. Option D, hang an IV infusion of normal saline. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, कि क्या करेंगे, 10% डेक्सट्रोज जो है उसको क्या करेंगे, हैंग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम सडनली जो है सडन स्टॉपेज अगर किया जाता है किसका, पीपीएन या टीपीएन जो है उनका, तो वो क्या करवा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, वो क्या करवा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को अराइज कर सकता है, और उसी को प्रिवेंट करने के लिए 10% डेक्सट्रोज जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एंटर अ क्लाइंट रूम टू असिस्ट द क्लाइंट who began receiving a blood transfusion 45 minutes earlier. ठीक है, एक क्लाइंट के रूम में नर्स एंटर करा है और उसके बाद में उसने जो पेशेंट है उसको क्या हुआ है, 45 मिनट्स पहले ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, एंड नोट्स दैट द क्लाइंट इज फ्लश्ड एंड डिस्निक। ठीक है, तो उसने क्या देखा है कि क्लाइंट कैसा हो रहा है, एक तो फ्लश्ड हो रहा है और डिस्निक हो रहा है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ऑन असेसमेंट द नर्स ऑस्कल्टेड द प्रेजेंस ऑफ क्रैकल्स इन द लंग बेस। ठीक है, और असेसमेंट में नर्स ने क्या ऑस्कल्टेट करा है, क्रैकल साउंड को। The nurse determined that the client most likely is experiencing which of the following as an complication of blood transfusion therapy. तो इसमें से कौन सा ऐसे फैक्टर है जो क्लाइंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। ऑप्शन दे रखा है, ए, बैक्टीरियमिया, ऑप्शन बी, हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन सी, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ऑप्शन डी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, कि जब सर्कुलेटरी ओवरलोड जब होगा पेशेंट के अंदर, तो उस टाइम पे पेशेंट के अंदर क्या होगा, क्रैकल साउंड प्रेजेंट होगा, किसमें, लंग्स में। और जब सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो पेशेंट कैसा होगा, फ्लश्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को स्वेटिंग होगी, पेशेंट के अंदर क्या होगा, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है,
और बहुत सारी चीजें इसकी डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, आप वहां जाके उसे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टोल्ड बाय द फिजिशियन that a client in hypovolemic shock will require plasma expansion। ठीक है, कि एक फिजिशियन ने नर्स को क्या बोला है कि क्लाइंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर है, उसे क्या जरूरत है, प्लाज्मा एक्सपांशन की जरूरत है। द नर्स एंटिसिपेट रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रांसफ्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो नर्स इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ्यूज करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगी। ऑप्शन दे रखा है, ए एल्ब्यूमिन, बी प्लेटलेट्स, सी क्रायोप्रेसिपिटेट, डी पैक्ड आरबीसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, कि एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर जो है पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए। और ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपांडर होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपांडर होता है, तो वो क्या करेगा, प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होती है ना, एक्चुअली जब लो प्लेटलेट्स होंगी उस टाइम पे एडमिनिस्टर किया जाता है। और क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है वो किसमें हेल्प करता है, अगर पेशेंट को क्या है, हीमोफीलिया वगैरह जो है, ठीक है, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह नहीं है पेशेंट के अंदर या कम है, तो उसमें प्रोवाइड करा जाता है। और आरबीसी जो होता है वो किसको रिप्लेस कर सकता है, इरिथ्रोसाइट्स को, ना कि वो किसको रिप्लेस कर सकता है, इरिथ्रोसाइट्स को, ना कि किसको कर सकता है, प्लाज्मा को। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना। Next question. A client with a severe blood loss resulting from multiple trauma require rapid transfusion of several unit of blood। ठीक है, कि क्लाइंट को किसकी जरूरत है, several unit of blood की जरूरत है। The nurse ask another health team member to obtain which device for use during the transfusion procedure to help reduce the risk of cardiac dysarrhythmia। ठीक है, कि कार्डियक डिसअरिथमिया जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, ए पल्स ऑक्सीमेट्री, बी कार्डियक मॉनिटर, सी इन्फ्यूशन कंट्रोलर, ऑप्शन डी ब्लड वार्मिंग डिवाइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, कि ब्लड वार्मिंग डिवाइस को यूज किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, एक्चुअली जो ब्लड रिसीव होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, और अगर रैपिड ट्रांसफ्यूशन करना है, क्या करना है, रैपिड ट्रांसफ्यूशन अगर करना है ब्लड का, ठीक है, तो और वो भी कैसा है, कोल्ड ब्लड अगर होगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर कार्डियक डिसअरिथमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसीलिए ब्लड वार्मिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वहां पे आप रेगुलरली हर चीज के लिए अपडेट रहते रहें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।